कहानी की शुरुआत होती है हारुतो नाम के एक बुजुर्ग आदमी से, जो अपनी इस उम्र में भी अपनी फैमिली के लिए दिन रात पागलों की तरह मेहनत कर रहा है। लेकिन सैड पार्ट ये है कि जिस परिवार के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा दी, उसी घर में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हारुतो का बेटा, उसकी बेटी और यहाँ तक कि उसकी वाइफ भी उसे एक लूजर समझती है। उनका मानना है कि अगर हारुतो ने लाइफ में थोड़ी और मेहनत की होती तो आज वो एक लग्जूरियस लाइफ जी रहे होते। उसने जैसे तैसे तिनका तिनका जोड़कर फैमिली के लिए एक घर भी बनाया, लेकिन बदले में उसे अपनों से सिर्फ ताने और इग्नोरेंस मिली। न घर पर, न ऑफिस में और न ही दोस्तों के बीच हारुतो की कोई इज्जत ही नहीं थी, जिससे उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस पूरी तरह खत्म हो चुका था। पर किस्मत का सबसे बड़ा झटका तो अभी लगना बाकी था। एक दिन अचानक हारुतो की तबीयत खराब होती है और जब वो हॉस्पिटल जाता है तो डॉक्टरों की एक बात उसके होश उड़ा देती है। उसे लास्ट स्टेज का कैंसर है और उसकी जिंदगी के अब कुछ ही दिन बचे हैं। इस खौफनाक सच को सुनकर हारुतो पूरी तरह टूट जाता है और रोते हुए अपनी फैमिली को फोन लगाता है, इस उम्मीद में कि कोई तो उसकी बात सुनेगा। लेकिन उसकी वाइफ या बच्चे कोई भी उसका फोन उठाना जरूरी नहीं समझता। वो तड़प कर रह जाता है कि वो अपना ये इतना बड़ा दुख किसके साथ शेयर करे। भारी कदमों से जब वो घर लौटता है तो सोचता है कि सबको अपनी बीमारी के बारे में बता दे, लेकिन जब घर का कोई भी मेंबर उसमें रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता तो वो लाचार होकर अकेले ही बाहर निकल जाता है। इसी भटकाव के बीच हारुतो को सड़क पर एक लावारिस कुत्ता मिलता है। उस गहरे अकेलेपन और गम के साए में हारुतो को उस बेजुबान जानवर में एक दोस्त दिखने लगता है और जल्द ही वो कुत्ता भी हारुतो से बुरी तरह अटैच हो जाता है। हारुतो उसे रोज खाना खिलाता, उसके साथ वक्त बिताता और मानो वो कुत्ता ही अब उसका असली परिवार बन चुका था। लेकिन जब हारुतो की वाइफ को इस बात का पता चलता है तो वो सीधे अल्टीमेटम दे देती है, अगर इस घर में रहना है तो उस कुत्ते को कहीं दूर छोड़कर आना होगा। हारुतो न चाहते हुए भी उसे छोड़ने की कोशिश करता है, पर वो वफादार जानवर उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं होता। हारुतो एक बड़ा डिसीजन लेता है कि वो आज रात घर नहीं जाएगा और अपनी आखिरी सांसें गिन रहे शरीर के साथ उसी कुत्ते के पास बाहर ही वक्त बिताएगा। वो एक बार के बाहर खड़ा था जहां पास ही में एक और लड़का बैठा था जिसका नाम था केंजी। केंजी भी हारुतो की तरह ही अंदर से बेहद परेशान और डिस्टर्ब लग रहा था। दोनों बिल्कुल चुपचाप बैठे थे, तभी अचानक रात के उस सन्नाटे को चीरती हुई आसमान से एक बेहद ब्राइट और मिस्टीरियस लाइट उनकी तरफ बढ़ने लगती है। वो दोनों हैरान होकर ऊपर देखते हैं। वो रोशनी किसी इंसानी स्पेसक्राफ्ट की तो बिल्कुल नहीं थी। इससे पहले कि हारुतो और केंजी कुछ समझ पाते कि वो एक एलियन शिप है, वो सीधे उनके ऊपर आकर क्रैश हो जाती है और पलक झपकते ही हारुतो की मौत हो जाती है। अगले ही पल सीन हारुतो के दिमाग के अंदर शिफ्ट होता है, जहां उसके जहन में पुरानी यादों के कई फ्लैशबैक चल रहे होते हैं और उसके डेढ़ शरीर के भीतर कुछ बेहद अजीब और खौफनाक चेंजेस होने लगते हैं। अचानक हारुतो की आंखें खुलती हैं और वो शॉक रह जाता है। वो पूरी तरह जिंदा था और जहां कल रात वो एलियन शिप गिरा था वहां तबाही का एक भी निशान नहीं था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। इस मिरेकल के बाद हारुतो के अंदर एक अजीब सा कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो बिना किसी डर के उसी कुत्ते को अपने साथ लेकर सीधे अपने घर में घुस जाता है। लेकिन जैसे ही वो घर के काम करना शुरू करता है, उसे फील होता है कि उसके शरीर का टेम्परेचर इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि वो एक आम इंसान की कैपेसिटी से भी कहीं ज्यादा लीटर पानी गटक जाता है, फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझती। घबराकर जब वो अपने कमरे में जाकर कपड़े उतारता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसके पूरे शरीर से खौफनाक धुआं निकल रहा था। डर के मारे जैसे ही वो अपने शरीर को टच करता है, एक अनजाना बटन प्रेस हो जाता है जिससे उसका नाखून टूट जाता है, पर वहां से खून की एक बूंद भी नहीं निकलती। तभी उसे अपनी गर्दन के पीछे कुछ अटका हुआ फील होता है और जैसे ही वो उस जगह को छूता है वहां भी एक बटन होता है। हारुतो का शरीर अब हार्ड मांस का नहीं रहा था। बटन दबते ही उसका सिर एक रोबोट की तरह दो हिस्सों में खुल जाता है। उसके हाथ खतरनाक वेपन्स में बदल जाते हैं और उसकी बैक से उड़ने वाले जेट्स बाहर आ जाते हैं। यानी वो एक बेहद डेंजरस साइबॉर्ग बन चुका था। वो अभी अचंभे से खुद को देख ही रहा था कि अचानक उसके कमरे का दरवाजा खुलता है। दरवाजा खुलते ही हारुतो की बॉडी पलक झपकते ही वापस नॉर्मल हो जाती है और वो एक बहुत बड़ी मुसीबत से बच जाता है। हारुतो को अब ये तो समझ आ गया था कि वो कोई आम इंसान नहीं रहा, लेकिन उसे अभी तक ये अंदाजा नहीं था कि उसके अंदर आखिर कैसी सुपर पावर्स आ चुकी हैं और वो क्या क्या करने के कैपेबल है।
अब सीन कट होता है और हम देखते हैं उस दूसरे लड़के को जो हादसे के वक्त हारुतो के साथ वहीं मौजूद था, यानी केंजी। हारुतो की तरह केंजी का शरीर भी पूरी तरह से बदल चुका था, लेकिन चूंकि केंजी टेक्नोलॉजी की गहरी समझ रखता था, उसने बहुत जल्दी अपने इस रोबोटिक शरीर को मास्टर कर लिया और इसके फंक्शंस सीख लिए। केंजी को समझ आ गया था कि वो सिर्फ एक इशारे से किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कंट्रोल कर सकता है और अपनी उंगलियों से बंदूक की तरह गोलियां बरसा सकता है। वो अपने एक क्लोज फ्रेंड को इसके बारे में बताता है और जब उसका दोस्त यकीन नहीं करता तो वो सिर्फ हाथ के एक जेस्चर से पार्किंग में खड़ी कार को हवा में मूव करके दिखा देता है, जिसे देख उसका दोस्त शॉक्ड रह जाता है। दरअसल केंजी अंदर से बेहद अशांत और मेंटली डिस्टर्ब था। उसे इस मतलबी दुनिया और यहाँ के लोगों से नफरत थी, क्योंकि उसकी लाइफ में फैमिली के नाम पर सिर्फ उसकी माँ थी। उसके पिता ने पैसों के लिए उसकी माँ को छोड़ दिया था और एक दूसरी अमीर औरत से शादी करके अपनी लाइफ परफेक्टली जी रहे थे। जब भी केंजी अपने पिता के नए परिवार को खुश देखता, उसकी रगों में अपनी माँ के अपमान का बदला लेने की आग और भड़क उठती, क्योंकि दुनिया ने उसे दर्द के अलावा कुछ नहीं दिया था। दूसरी तरफ बुजुर्ग हारुतो एक सुबह जब अपने ऑफिस के लिए निकल रहा था तो उसे सड़क पर एक बुरी तरह घायल कबूतर तड़पता हुआ दिखता है। हारुतो का दिल पिघल जाता है। वो जैसे ही उस कबूतर के पास बैठता है, न जाने कैसे पर वो उसकी बीमारी को समझने लगता है। वो जैसे ही उस कबूतर को अपने हाथों में उठाता है, उसके शरीर की मशीनें एंड पावर्स अचानक एक्टिवेट हो जाती हैं और वो कबूतर बिल्कुल ठीक होकर आसमान में उड़ जाता है। हारुतो को पहली बार अपनी इस नई सुपर पावर का एहसास होता है। इसके बाद जब वो एक हॉस्पिटल के पास से गुजरता है तो उसे अंदर से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। अंदर एक माँ अपने मरते हुए बच्चे के लिए डॉक्टरों के आगे भीख मांग रही थी। बच्चे को देखकर हारुतो को उस पर बहुत दया आती है। वो आगे बढ़कर उस बच्चे के चेहरे को छूता है और पल भर में उसकी बीमारी को स्कैन करके उसे पूरी तरह क्योर कर देता है। अपनी इस हीलिंग पावर को देखकर हारुतो खुशी से झूम उठता है और डिसाइड करता है कि वो अपनी इन पावर्स का इस्तेमाल सिर्फ लोगों की भलाई के लिए करेगा। लेकिन केंजी की सोच बिल्कुल इसके अपोजिट थी। उसने सोच लिया था कि वो इस ताकत से उन सभी लोगों को सबक सिखाएगा जिन्होंने कभी भी उसे परेशान किया था। वो स्कूल जाता है और अपनी पावर्स के दम पर हर किसी को बुली करना शुरू कर देता है, जिससे पूरे स्कूल में उसकी दहशत फैल जाती है और सब उससे डरने लगते हैं। खुद को वहाँ का किंग समझने के बाद वो अपनी माँ का बदला लेने के लिए अपने पिता के घर पहुँचता है। उसका इरादा उस पूरे परिवार को खत्म करने का था, लेकिन आखिरी वक्त पर न जाने क्यों उस पर दया हावी हो जाती है और वो बिना किसी को मारे वापस लौट आता है। उसे खुद समझ नहीं आता कि जिस परिवार से वो इतनी नफरत करता था, उन्हें उसने जिंदा क्यों छोड़ दिया। गुस्से और जलन की आग में झुलसता हुआ केंजी जब घर लौट रहा था, तभी उसे पास के एक स्टॉप से एक हंसते खेलते और खुशहाल परिवार की आवाज़ें सुनाई देती हैं। दूसरों की ये खुशी उसके गुस्से और जलन को 7वें आसमान पर पहुंचा देती है। अपने अंदर की इस भड़ास और पागलपन को शांत करने के लिए केंजी बिना कुछ सोचे समझे उस अनजान घर के अंदर दाखिल होता है और बिना किसी रहम के उस परिवार के सभी लोगों को अपनी उंगली से शूट करके मौत के घाट उतार देता है। शहर में इस मर्डर की खबर आग की तरह फैल जाती है और जब केंजी का वही इकलौता दोस्त न्यूज़ देखता है तो उसे समझते देर नहीं लगती कि यह खौफनाक काम केंजी का ही है। वो केंजी से ऐसे खौफनाक कृत्य की उम्मीद नहीं कर सकता था, इसलिए वो तुरंत केंजी से अपनी दोस्ती तोड़ लेता है। उधर बेचारा हारुतो हमेशा की तरह दफ्तर में जलील होकर जब अपने घर लौटता है तो वहाँ का माहौल और भी बदतर था। घर में बच्चों की पढ़ाई और कॉलेज को लेकर भयंकर लड़ाई चल रही थी और बच्चे हारुतो पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि उसकी नाकामी की वजह से आज वो ये सब झेल रहे हैं। यहाँ तक कि बच्चे अपनी माँ के अफेयर की बात भी हारुतो को बता देते हैं, जिसे सुनकर हारुतो पूरी तरह टूट जाता है। वो बेहद थक चुका था, इसलिए वो बच्चों और अपनी वाइफ से कह देता है कि जिसे जो करना है करे, वो किसी को नहीं रोकेगा। सब कुछ सुलझने के बाद भी बच्चे खुश नहीं थे और हारुतो को ही हर चीज़ का जिम्मेदार मान रहे थे। हारुतो अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगता है, क्योंकि वो कितना भी अच्छा करना चाहे उसे कभी कोई एप्रिसिएशन नहीं मिलता। लेकिन तभी अपने रोने की आवाज़ के बीच उसे दूर से किसी और के भी बुरी तरह टूटने और रोने की आवाज़ सुनाई देती है। हारुतो के रोबोटिक कान उस दर्द को पहचान लेते हैं
और वो तुरंत उस लड़के की मदद के लिए तड़प उठता है। तभी अचानक उसकी पीठ पर लगे जेट्स चालू हो जाते हैं और वो पलक झपकते ही हवा को चीरते हुए आसमान में उड़ जाता है। हारुतो उड़कर सीधे उस रोते हुए लड़के के पास पहुंचता है जो कोई और नहीं बल्कि केंजी का वही इकलौता दोस्त था। वो लड़का हारुतो को केंजी की पावर्स और उसकी बदतमीजियों के बारे में सब कुछ सच सच बता देता है। वो हारुतो से कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम दोनों को ये पावर्स कैसे मिली, लेकिन तुम इसका इस्तेमाल भलाई के लिए कर रहे हो और केंजी बुराई के लिए। वो बहुत पावरफुल हो चुका है और उसे सिर्फ तुम ही रोक सकते हो क्योंकि तुम्हारी पावर्स उससे मैच करती हैं। हारुतो घबराकर कहता है कि उसे तो अपनी पावर्स यूज करना भी नहीं आता। इस पर केंजी का दोस्त हारुतो की ट्रेनिंग की जिम्मेदारी लेता है क्योंकि केंजी ने उसे अपनी पावर्स के कई सीक्रेट्स बताए थे। उस दिन से हारुतो की सीक्रेट ट्रेनिंग शुरू होती है। वो लड़का हारुतो को सिखाता है कि उड़ना कैसे है, सही निशाना कैसे लगाना है और किस पावर को कब एक्टिवेट करना है। लेकिन इसी ट्रेनिंग के बीच एक अजीब सी गड़बड़ हो जाती है। हारुतो गलती से स्पार्कलिंग वाटर, सोडा वाटर पी लेता है, जिससे उसकी रोबोटिक बॉडी में शॉर्ट सर्किट जैसा होने लगता है और पावर्स ठीक से काम नहीं करती। तब उन्हें समझ आता है कि स्पार्कलिंग वाटर इस साइबॉर्ग बॉडी के लिए एक तरह का जहर है जिसे मशीन डाइजेस्ट नहीं कर पाती और हाथों के जरिए बाहर फेंक देती है। दूसरी तरफ पुलिस को सीसीटीवी फुटेज से पता चल जाता है कि इन सारे मर्डर्स के पीछे केंजी का हाथ है। पुलिस उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाती है, लेकिन केंजी अपनी खतरनाक पावर्स का इस्तेमाल करके सिर्फ उंगली से ढिशूम ढिशूम का इशारा करता है और एक एक करके सारे पुलिस वालों को मार डालता है। केंजी अब एक वांटेड सीरियल किलर बन चुका था। मीडिया वाले उसकी मां के घर के बाहर जमा हो जाते हैं और उसे बुरी तरह जलील करते हैं, जिससे तंग आकर केंजी की मां सुसाइड कर लेती है। अपनी मां की मौत की खबर सुनकर केंजी के अंदर की इंसानियत पूरी तरह खत्म हो जाती है और वो बदले की आग में पागल हो जाता है। वो उन सभी लोगों के इंटरनेट डिवाइसेस को हैक कर लेता है जिन्होंने उसकी मां को ट्रोल किया था और सीधे स्क्रीन के जरिए गोलियां बरसाकर उन्हें उनके घरों में ही ढेर करना शुरू कर देता है। पूरे शहर में खौफ का माहौल बन जाता है। हारुतो को समझ आ जाता है कि केंजी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के जरिए लोगों को मार रहा है, इसलिए वो अपनी फैमिली को फोन, टीवी और कंप्यूटर से दूर रहने को कहता है। पर उसकी मतलबी फैमिली हमेशा की तरह उसकी बात को सीरियसली नहीं लेती। केंजी का पागलपन इस हद तक बढ़ जाता है कि वो अब पूरी दुनिया को ही खत्म करने का प्लान बनाने लगता है। इसी बीच उसकी एक क्लोज फीमेल फ्रेंड रोते हुए उसके पास आती है। वो केंजी को समझाती है, मैं जानती हूँ कि तुम दुनिया से नाराज हो, लेकिन तुम अंदर से बहुत अच्छे हो। प्लीज केंजी, इन बेकसूर लोगों को मारना बंद कर दो। लाइफ में पहली बार कोई केंजी को समझने वाला मिला था, इसलिए वो इमोशनल हो जाता है और कसम खाता है कि वो आज के बाद किसी बेकसूर की जान नहीं लेगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ठीक उसी वक्त पुलिस वहां धावा बोल देती है और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देती है। केंजी खुद की परवाह किए बिना अपनी उस इकलौती दोस्त को बचाने के लिए उसके ऊपर लेट जाता है। केंजी की बॉडी फौलाद की थी, इसलिए उसे तो कुछ नहीं होता, लेकिन उसकी वो मासूम दोस्त पुलिस की गोलियों का शिकार हो जाती है। अपनी आंखों के सामने अपनी आखिरी उम्मीद को मरते देख केंजी का बचा कुचा दिमाग भी घूम जाता है। दुनिया ने उससे उसका सब कुछ छीन लिया था और अब वो इस पूरी दुनिया को एक जलता हुआ जहन्नुम बनाने के लिए तैयार था। वो वहां से भागता है और पूरे शहर की बड़ी बड़ी स्क्रीन और विज्ञापन बोर्ड्स को हैक करके सरेआम लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर देता है, जिससे चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है। पूरे शहर में केंजी की दहशत की वजह से हाहाकार मचा हुआ था। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन हारुतो के बच्चे अभी भी इसे एक मजाक समझ रहे थे और घर पर रुकने को तैयार नहीं थे। तभी केंजी का दोस्त हारुतो के पास आता है और एक मास्टर प्लान बताता है। वो हारुतो से कहता है कि जैसे केंजी ने सारे डिवाइसेस को हैक किया है, वैसे ही वो भी अपनी पावर से सबको एक वार्निंग मैसेज भेजे। हारुतो तुरंत ऐसा ही करता है और पूरे शहर की स्क्रीन्स पर मैसेज फ्लैश होता है, केंजी अपनी पावर्स से ये सब कर रहा है, तुरंत अपने फोन और टीवी बंद करके फेंक दो। लोग ऐसा ही करते हैं, जिससे केंजी का हैकिंग मर्डर रेट अचानक से बहुत कम हो जाता है। जब केंजी का ये प्लान फेल हो गया तो उसने एक नया और खौफनाक रास्ता चुना। वो एक आसमान छूती बिल्डिंग के टॉप पर जाता है और अपनी बॉडी से मिसाइल्स निकालकर शहर को पूरी तरह तबाह करना शुरू कर देता है। अब पानी सिर से ऊपर जा चुका था। हारुतो भी उड़कर
उस बिल्डिंग के टॉप पर पहुंच जाता है और केंजी के सामने खड़ा हो जाता है। आर्मी के कई हेलीकॉप्टर्स भी केंजी को घेर लेते हैं, लेकिन केंजी चुटकियों में उन्हें तबाह कर देता है। हारुतो दिल का बहुत अच्छा था, लेकिन वो बूढ़ा था और उसे लड़ना नहीं आता था, इसलिए केंजी उसे आसानी से धो देता है। लड़ाई के दौरान जब केंजी एक पायलट को मारने जाता है तो हारुतो तेजी से उड़कर उस पायलट की जान बचा लेता है और वापस केंजी से भिड़ जाता है, पर हर बार हार जाता है। हारुतो को समझ आ जाता है कि वो ताकत से केंजी को नहीं हरा सकता, इसे दिमाग से जीतना होगा। वो केंजी को बातों में उलझाता है और कहता है, मैं बूढ़ा हूँ और हम दोनों को ही पानी की जरूरत है। ऐसा कहकर वो बड़ी चालाकी से केंजी को स्पार्कलिंग वाटर पीने के लिए दे देता है। हारुतो जानता था कि ये सोडा वाटर रोबोटिक बॉडी को डैमेज करता है, पर केंजी इस बात से अनजान था। केंजी उसे गटक जाता है। केंजी को लगता है कि वो जीत गया, लेकिन ट्विस्ट ये था कि केंजी का शरीर बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका था, इसलिए उस पानी का उस पर तुरंत कोई बड़ा असर नहीं हुआ। वो फिर से दुनिया को मिटाने के लिए खड़ा हो जाता है। हारुतो समझ जाता है कि अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, कुर्बानी। वो पूरी ताकत से आगे बढ़कर केंजी को कसकर गले लगा लेता है और अपने फुल जेड रॉकेट्स ऑन करके उसे सीधे स्पेस अंतरिक्ष में ले जाता है। अंतरिक्ष के वैक्यूम में जाते ही केंजी के शरीर का वो स्पार्कलिंग वाटर रिएक्ट कर जाता है। उसकी मशीनें शॉर्ट सर्किट होने लगती हैं और एक भयंकर ब्लास्ट के साथ केंजी का शरीर स्पेस में ही चीथड़े चीथड़े हो जाता है। हारुतो को लगता है कि जंग खत्म हो गई और वो वापस धरती पर लौट आता है। वो एक बिल्डिंग के मलबे में जाता है जहां उसकी बेटी घायल पड़ी थी और उससे पुकार रही थी, लेकिन जैसे ही हारुतो उसे ठीक करने आगे बढ़ता है, पीछे से केंजी फिर आ धमकता है। वो मरा नहीं था, बल्कि स्पेस में बिखरे अपने टुकड़ों को उसने फिर से रीअसेंबल कर लिया था और वो सिर्फ हारुतो से बदला लेना चाहता था। हारुतो को अपनी बेटी से इतना प्यार जताते देख केंजी गुस्से से पागल हो जाता है और हारुतो को उसकी बेटी से दूर खींचकर उसका गला पकड़कर बिल्डिंग से बाहर ले जाता है ताकि उसे जान से मार सके। अपनी बेटी को मौत के मुंह में देखकर हारुतो के अंदर का बाप जाग उठता है। उसके अंदर एक ऐसी जादुई और भयंकर पावर जनरेट होती है जो उसने पहले कभी फील नहीं की थी। हारुतो पलक झपकते ही अपनी बेटी को सेफ जगह पर रखता है और केंजी को लेकर बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है। हवा में और जमीन पर हारुतो केंजी को इतनी बेरहमी से धोता है कि केंजी की पूरी रोबोटिक बॉडी, उसकी एक एक मशीन चकनाचूर हो जाती है और आखिरकार केंजी का हमेशा के लिए एंड हो जाता है। इसके बाद हारुतो अपनी बेटी को अपनी हीलिंग पावर से पूरी तरह ठीक करता है और धीरे धीरे पूरी दुनिया वापस नॉर्मल होने लगती है। मूवी के एंड सीन में हम देखते हैं कि सब कुछ ठीक होने के बाद हारुतो अपनी फैमिली के साथ बैठा है। अब उसकी मतलबी फैमिली भी उसकी असली वैल्यू समझ चुकी थी और सब उसे बहुत रिस्पेक्ट दे रहे थे। हारुतो ने अपनी लाइफ में पहली बार ट्रू लव और फैमिली का असली एहसास जिया था, जिसने उसकी बेजान जिंदगी में खुशियों के सारे रंग भर दिए। और इसी ब्यूटीफुल नोट के साथ ये अमेजिंग मूवी यहीं खत्म होती है। अरे भाई, अगर वीडियो पसंद आई हो तो दिल से एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगले किसी धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।